नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम। मैं अभी मौजूद हूं बनमाईटारी प्रखंड ओपी क्षेत्र के लक्ष्मीनिया गांव में। लक्ष्मीनिया गांव के उर्दू मिडिल स्कूल में एक हरियाणा से जागरूकता का अभियान लेके छोटे से गांव से आए हैं। उर्दू मिडिल स्कूल में अभी उन्होंने अपना भाषण को बयान किया और उन्हीं से मैं बात करता हूँ हमारे इस खास न्यूज़ के पेशकश में। सबसे स्वागत है। शुक्रिया। आपका नाम क्या होगा? विजेंद्र सिंह मेरा नाम है। तो क्या आपकी यहाँ क्या प्रतिभा है? प्रतिक्रिया देखिए, मैं 26 तारीख से रोहतक हरियाणा से निकला हूँ बाइक पे एक मैसेज देने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। और आज जो है आपके यहाँ पे गांव में मैं पहुँचा हूँ, लोगों से बातचीत की है, लोगों ने बात सुनी है बहुत ध्यान से, इसलिए मैं तमाम लोगों का शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन सर, आप एक ऐसे समय में आए हैं जब पूरा हिंदुस्तान, पूरा दुनिया वैश्विक महामारी झेल रहा है और आप एक ऐसे केंद्र शासित प्रदेश से आए हैं जहां कोरोना केसेस पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर पे है। उस गांव से आए हुए हैं जहां हरियाणा अभी कोरोना केसेस 3 नंबर पर हैं। तो इस लॉकडाउन में आप किस तरह से साहस जुटा पाए कि इतने संक्रमित लोग जहां मिल रहे हैं उससे एक सेफ जोन में जाया जाए? देखिए, केंद्र शासित नहीं है हरियाणा, हरियाणा एक पूरा राज्य है और अकेले हरियाणा की बात नहीं है, पूरी दुनिया में आज जो है कोरोना अपने चरम पे है। दूसरी बात ये है कि जब विपरीत माहौल होता है तभी कुछ नया करने की ज़रूरत होती है। मैं चे गुवेरा को मानता हूँ, मैं भगत सिंह को मानता हूँ, मैं गांधी को मानता हूँ, मैं जो बाबा नानक हैं उनको मानता हूँ। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में काम किया तो उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए जो है इन विपरीत परिस्थितियों में मैं निकला हूँ। चे गुवेरा जो है इसी तरीके से बाइक पे निकले थे और जब वो बाइक पे निकले थे तो वो देश के जो है रक्षा मंत्री थे, क्यूबा के जो है रक्षा मंत्री थे, वहाँ से इस्तीफा दे करके बाकी देशों को आज़ाद करवाने के लिए वो निकलते हैं। जी से भड़क गए हैं, मैं उस पर आऊँगा। आपकी मैं तकरीर सुन रहा था, जी। आपने तमाम लीडर की बात की, आपने अशफाकुल्लाह खान की बात की, तो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप उस राज्य से आए हैं जहाँ कोरोना के केसेस सबसे ज़्यादा, और उस राज्य से आए हैं जहाँ अभी हिंदुस्तान का वो दूसरा ऐसा एकमात्र राज्य है जिसमें लॉकडाउन अभी भी मौजूद है। अभी बिहार में लॉकडाउन नहीं है, आधिकारिक बयान अभी नहीं है। नहीं, हरियाणा में भी लॉकडाउन नहीं है, कॉलेज भी खुल गए, सिर्फ हफ्ता के 2 दिन होता है, नहीं होता हिंदुस्तान में। हरियाणा, जी सर, मैंने सुना है कि अभी वहाँ लॉकडाउन। मैं हरियाणा से ही आया हूँ, वहाँ पे कोई लॉकडाउन नहीं होता, एक दिन भी नहीं होता है, वहाँ कॉलेज भी जो है खुल गए हैं। लेकिन सर, कॉलेज खुला क्यों? अभी तो केसेस हमारे हर दिन। मैं आपकी दुरुस्त कर रहा हूँ जानकारियाँ कि वहाँ पे लॉकडाउन नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल जैसा जो है वहाँ पे हालात थे। उसके बाद मैं निकला हूँ, पर मैंने फिर अगली चीज़ भी कही है, अगर जब विपरीत माहौल होता है तभी कुछ करने की ज़रूरत होती है और उस विपरीत माहौल में ही मैं निकला हूँ। बगैर ये डरे कि भी कोरोना मेरा क्या बिगाड़ेगा। जी, आप किस टॉपिक को लेकर के आए हैं यहाँ? मेरा टॉपिक एक तो जनता से सीखना है, वहाँ की जो बुनियादी समस्याएं हैं उनको जानना है, और दूसरा जो है फिर नो सुसाइड, फाइट फॉर लाइफ, शिक्षा और स्वास्थ्य हो सबके लिए सरकारी, और किसान बचाओ, खेती बचाओ और सांप्रदायिक सद्भाव, ऐसे ऐसे मुद्दों पे उन सब से चर्चा करनी है। सर, आप एक ऐसे राज्य से आए हैं जहाँ जिसको कृषि प्रधान राज्य कहा जाता है, सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र में वहीं से होता है, और 2016 की रिपोर्ट है कि सबसे ज़्यादा सुसाइड हरियाणा के किसानों ने की। तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, खेती जो है आज घाटे का सौदा बनती जा रही है। लगातार जो है बीज कंपनियां, दवाई कंपनियां वो बहुत साजिश के तहत किसान को फंसा रही हैं। सरकारें जो है उसमें पूरा सहयोग कर रही हैं कंपनियों का, और उसके बाद जो है तेल में जिस तरीके से लगातार रेट बढ़ा करके वो किसान के ऊपर दोहरी मार डाल रही हैं। उसके बाद जब फसल को खरीदने की बात आती है तो मंडियों में जो है पड़ा रहता है, उसको जो है खरीदने की जब बात आती है तो फिर जो है वो उसमें नाक नुक करके उसको पूरा रेट नहीं दिया जाता, तो वो आत्महत्या करने पर मजबूर होता है। लेकिन सर, सबसे ज़्यादा बिहार में, लेकिन आप सबसे ज़्यादा हरियाणा में, लेकिन आप आए हैं बिहार को जागरूक करने के लिए। देखिए, मैं कोई पर्टिकुलर जगह नहीं चुनी है, मैं तमाम राज्यों में जाने का मेरा प्रयास है। इस दौरान जो भी रास्ते में मेरी जगह आएंगी वहाँ पे जो है अपनी मैं बात करता हुआ आगे बढ़ूंगा। तो आप किस किस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं? मुद्दा मैंने अभी बताया है आपको, नो सुसाइड, फाइट फॉर लाइफ, किसान बचाओ, खेती बचाओ, और शिक्षा और स्वास्थ्य हो सरकारी, और जो है रोजगार, सब हर हाथ को काम, काम का पूरा दाम, और सांप्रदायिक सद्भाव और सेव इन्वायरमेंट जैसे मुद्दों पे मैं लगातार नौजवानों, किसानों, महिलाओं और मजदूरों से जब बात कर रहा हूँ। इन तमाम बातों में सियासी झलक दिखती है, तो ये तमाम बात आप राजनीतिक मंचों से क्यों नहीं करते?
बच्चा जब पैदा होता है तब से जो है राजनीति शुरू हो जाती है और जब मरता है तब तक वो राजनीति रहती है। और हमारी तमाम जो भी ज़रूरतें हैं वो राजनीति तय कर रही है। अगर मेरी बातों से आपको राजनीति लग रही है तो वो राजनीति लगनी भी सर, चाहिए। राजनीति नहीं लग रही, लेकिन आपकी जो बात है वो एक राजनेता की बात है, और इन सब बात हम लोग को अमूमन सुनने को मिलता है जब नेता किसी आधिकारिक बयान में राजनीतिक मंचों से लोगों को संबोधित कर रहे हैं। देश की आवाम की यही विडंबना है कि जब भी क्या नाम अपने हक की बात करो तो चंद लोग जो हैं खड़े होकर कहते हैं कि ये राजनीति है, जबकि वो उनके पेट की, वो उनकी जो है बुनियादी ज़रूरतें होती हैं। सुसाइड अगर हो रहा है तो वो राजनीति नहीं है, वो सुसाइड हो रहे हैं। अगर किसान की बात हो रही है तो वो राजनीति नहीं है, किसान सुसाइड कर रहा है। किसान जो है आज बहुत बदतर हालत में है। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य जो है सरकारी होना चाहिए तो वो राजनीति नहीं है, वो आज की बुनियादी ज़रूरत है। अगर पर्यावरण को बचाने की बात है तो वो क्या नाम आज हम तमाम लोगों की ज़रूरत है, ना कि ये राजनीति है। नहीं, और राजनीति से मैं इसको जोड़ नहीं रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि यही सब बात हमारे जो MP MLA की आपने बात की, वही सब ये सब सेम भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं, अधिकारी भले ही कागजों पर करते हैं लेकिन उसका जमीन पे कोई असर नहीं हो रहा। नेता, एक भी नेता, मैं स्वागत करूंगा अगर कोई भी राजनेता किसी भी पार्टी का हो और इलेक्शन के दौरान जाके उसका सपोर्ट भी करूंगा। इन मुद्दों पे अगर वो कोई भी एक भी नेता एक भी मुद्दा अगर वो उठाएगा, अगर बात करेगा तो मैं उसका दिल से जो है स्वागत करूंगा। अगर वो जो है शिक्षा सरकारी हो, इस बात के लिए अगर कोई भी एक नेता अगर कहेगा, मेरे को नहीं लगता एक भी कहेगा, क्योंकि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वो उन राजनेताओं के, अगर प्राइवेट जो हॉस्पिटल हैं उनके अंदर उनकी हिस्सेदारी है। इसलिए मुझे नहीं लगता कोई भी एक नेता इसके ऊपर बात करेगा, इसीलिए वो प्राइवेटाइजेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन सर, अभी जो शासन में है उसका एक मैनिफेस्टो है, उसका एक नारा है, बहुत हुआ किसानों पर मार, अब की बार मोदी सरकार। तो किसानों की तो झलक दिख रही है। किसानों की झलक दिख रही है तो फिर रेट जो है डीजल किससे चलता है? मतलब इंजन जो है किससे चलता है? डीजल से चलता है। और डीजल मैंने आज तक यही देखा है कि वो पेट्रोल से बहुत सस्ता रहता है, परंतु आज रेट जो है पेट्रोल और डीजल के देखिए एक बार। किसान की बात हो रही है। अरे डीजल जो है किसकी जरूरत है? नहीं, वो ठीक है सर, आप जो है वही ना बुनियादी जो जरूरतें हैं उनको समझिए आप। डीजल जो है वो पानी कहाँ से लगाएगा? आप सिर्फ बाढ़ग्रस्त इलाके को देख रहे, आप जो है सूखाग्रस्त इलाके को नहीं देख रहे, जिसको जो है जमीन से पानी निकाल के खेती में देना है, तो वो किससे चलेगा इंजन? वो डीजल से चलेगा। नहीं सर, हम लोग अभी बिहार में आपदा की दोहरी मार झेल रहे हैं। मैं उस पे भी आ रहा हूँ। एक तरफ वैश्विक महामारी है, दूसरी तरफ बाढ़ ने हमारा सुनो तो सही। आप कह रहे हैं कि भाई सरकार कह रही है कि भाई किसान के साथ, तो किसान के साथ है तो MSP जो है बिहार के अंदर क्यों नहीं लागू कर रहे? आप मंडी जो है सिस्टम क्यों नहीं किसान के लिए लेके आ रहे हो? क्यों साहूकार के हवाले करके छोड़ दिया कि भाई क्या नाम है, वो जैसे मर्जी साहूकार उसको इस्तेमाल करे, जैसे मर्जी जितने मर्जी दाम पे जो है वो उसे फसल जो है खरीदे। 700 रुपये 800 रुपये उसका भाव मिल रहा है उसको मक्की का, और मक्की का आटा कितना में बेच रहा है वो साहूकार? मक्की का जो बाकी चीज़ें जो है वो प्रोडक्ट बना के जो बेच रहा है वो कितने में बेच रहा है? एक बार तुलना करके देखिए। जी, मैं उसका सर्वे निकालूंगा। आप ये बताइए कि आपने अच्छे दिन की बात की और आपने कहा कि मेरे अच्छे दिन नरेंद्र मोदी दामोदर दास मोदी जी के अच्छे दिन से बिल्कुल अलग हैं, तो आपके अच्छे दिन की परिभाषा क्या है? मेरे अच्छे दिन की परिभाषा ये है, उसमें तमाम लोगों के पास रोजगार होगा, जो रोजगार होगा उसमें जो है तमाम लोगों को जो है उनकी मेहनताना रोजगार देंगे। जो सरकारी महकमे बचेंगे वहाँ उनको रोजगार मिलेगा। जो लोग नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे लोग पैसा लेके भाग गए हैं, वो जो पैसा यहाँ पे बचेगा उसको नौजवानों को लोन मिलेगा, वो उससे जो है अपना लघु उद्योग चलाएंगे। मैं रोजगार तब दूंगा ना तब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। प्लीज बनाइएगा, एक दिन का ही बनाइएगा, चाहे नायक फिल्म की तरह से। जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उस पद पर जाएं। आप अच्छे दिनों की बाकी मेरी परिभाषा सुन रहे थे वो भी सुनिए। जो है गरीब आदमी का बच्चा वो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, सरकारी अस्पताल में उसका इलाज होगा, तो उसका पैसा जो है बचेगा। अच्छे दिन तब आएंगे। सांप्रदायिक तरीके से जो आज माहौल बना करके लोगों को आपस में लड़वाया जा रहा है, जब अगर मेरी बात आएगी, मेरे अच्छे दिन वो होंगे जिसमें जो है देश, जो हमारे नेताओं, हमारे जो महान जो लोग थे, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, गांधी जी, नेहरू जी, जिन लोग जो जैसे जो लोग थे जिन्होंने सपना देखा था कि एक सुंदर बगिया है जिसमें भांत भांत के फूल हैं, वो जो है खिलेंगे तो वो भांत भांत की जो है खुशबू देंगे, तो मेरा जो भारत जब वैसा होगा तो वो अच्छे दिन होंगे। सर, आपने बात की आत्महत्या की, आपने बात की नॉलेज के पावर की, लेकिन सिर्फ लॉकडाउन के आंकड़े हैं कि 12 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरी इस वैश्विक महामारी में गंवाई है बिना काम करते हुए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस 12 करोड़ में भी सबसे ज़्यादा आंकड़े आपके हरियाणा से हैं।
तो मेरा हरियाणा कौन सा राम राज्य है भाई? आप मेरा हरियाणा कौन सा राम राज्य है? वहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे भी क्या नाम है बाकी नेता देश राज्यों की तरह से नेता लोग हैं, वहाँ पे भी लोग जो है मर रहे हैं, वहाँ कोई जो है ऊपर से सोना नहीं गिर रहा है, वहाँ भी ऊपर से जो है जो क्या बोलते हैं वो गड़े आपके क्या बोलते हैं उसको मेरे को नहीं पता, वो पड़ते हैं। वहाँ पे भी जो है जब फसल पक रही होती है, बरसात गिरती है, वो फसल खराब होती है, वहाँ पे भी नौजवान जो है बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। वहाँ पर भी जो है प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो है माँ बाप का पैसा सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल में और उसमें स्कूल में जा रहा है। तो सर ये आप कैंपेन हरियाणा में क्यों नहीं कर रहे हैं? आप वैसे ही बात कर रहे हैं जैसे आप कह रहे हैं कि भाई क्या नाम आप दाल क्यों खा रहे हैं, आप जो है क्या बोलते हैं घिया क्यों नहीं खा रहे हैं। तो मैं हरियाणा से यहाँ आया हूँ क्योंकि घर का जोगी जोगना बाहर का जोगी सिद्ध। जब मैंने हरियाणा में यही बात कहता कि भाई मेरी बात सुनो तो कहते ये तेरे जैसे 36 आते हैं। अब मैंने बिहार में आके कहा कि भाई मैं तुम्हारे से कुछ बात करना चाहता हूँ तो लोग कहते हैं हरियाणा से चल के आया, तो लोग सुन रहे हैं। आप बिहार के गांव में हैं और हम लोग गांव से हैं। गांव में एक कहावत है, घर में छोड़ा शहर में डिंडोरा। तो आपके गांव में खुद आपदा की मार है, लेकिन आप दूसरे लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और ये मेरी बात। साथी दोस्त आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, आपको ये किसने कहा कि मैंने हरियाणा में नहीं किया है? अच्छा, आपको आपने कभी नहीं बताया ना, इस पूरे इंटरव्यू में नहीं बताया कि मैंने हरियाणा में भी जागरूक। उसकी अभी तक जरूरत नहीं महसूस हुई ना, वो अभी तक आई नहीं ना। और हरियाणा के अंदर अगर सुनिए ना, दूसरी बात, हरियाणा विजेंद्र अकेला नहीं है ना, विजेंद्र के जैसा कोई और नौजवान खड़ा हो गया होगा तो उसको मैं छोड़ के आया हूँ तो वहाँ पे वो अपने आसपास जो है करेगा। उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो परिवार को छोड़ के विजेंद्र की तरह से जो है निकल जाए। नहीं, इन तमाम बातों के आपने कहा नहीं था। तो चलिए आप अपने मुद्दे को एक के बाद एक सुनाइए धीरे धीरे, और मैं कोशिश करूंगा उसको इम्प्लीमेंट करने की, ज़मीनी स्तर पर उसको उतारने की। एक और लास्ट सवाल कि क्या आपको बिहार की राजनीति या हरियाणा की राजनीति सियासी प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हुए नजर आएंगी? मतलब सियासत के प्लेटफॉर्म पर अपना करियर अपनाएंगे? भाई मैं शिक्षक हूँ और मैं शिक्षक ही रहना चाहता हूँ। मेरे को जो है बाकी आम आदमी की तरह से तमाम जो बुनियादी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होती चली जाएं। मेरे को राजनीति में आने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात अगली बात, मैं इस चीज़ से भी नहीं नकार रहा हूँ कि मैं राजनीति में नहीं आना चाहता। हाँ, मेरे को अगर जो है कल को ठीक जगह मिलती हैं, ठीक मुद्दे मिलते हैं और ठीक प्लेटफॉर्म मिलता है तो जाने में हर्ज क्या है, क्योंकि राजनीति जो है सबसे अच्छा बिजनेस है। तो मैं भी बिजनेस करना चाहता हूँ, अगर यही पूछना चाहते हैं तो। तो सर आपने कहा कि हरियाणा मेरा राम राज्य है, तो जहाँ राम राज्य है वहाँ की स्थिति तो और भी खराब है, जैसे यूपी में अभी राम राज्य। कहा कि वहाँ राम राज्य, मैंने ये कहा कि वो राम राज्य नहीं है। अच्छा, राम राज्य होना नहीं चाहिए। हाँ, राम राज्य यूपी में है तो उसका हाल उतना अच्छा है नहीं। हाँ, वहाँ पे मेरी बाइक में जो है तेल पेट्रोल की जगह पे उन्होंने पानी डाल दिया मथुरा के अंदर। तो मथुरा के अंदर? हाँ। तो इसका दोषी कौन है? इसका दोषी एसपी वाले हैं। एसपी वाले? हाँ, तो राम राज्य में आते ही जो है मेरा स्वागत हुआ ना। तो सर आपने बात की प्राचीन समय के बड़े बड़े लीडरों की बात की, आपने अशफाकुल्ला खां की बात की, आपने भगत सिंह की बात की। उन लोगों से क्या प्रेरणा देना चाहते हैं हमारे इस समाज? देखिए, जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, एकजुट होकर लड़ रहा था, उसमें जो है जात धर्म के नाम पे कोई बंटवारा नहीं था। वहाँ जो है अशफाकुल्ला खान भी खड़ा है, तो वहाँ पंजाब से जो है भगत सिंह खड़ा है और गुजरात से जो है गांधी जी भी खड़े हैं। तो यूपी बिहार के जो है साझा एक विरासत को लेकर के अपने नेहरू जी जो है खड़े हुए हैं। वैसे ही जो है फिर उसमें अम्बेडकर जी का भी योगदान है, उसमें जो है सुभाष बाबू का भी जो है बंगाल से योगदान। तो मतलब देश के भांत भांत प्रांतों से, भांत भांत जो है धर्मों से, भांत भांत जो है आवाज़ों से वो जो है इस पूरे जो है घटनाक्रम में उन अंग्रेजों को खदेड़ने का काम कर रहे होते हैं। तो उनसे प्रेरणा लेके मैं तमाम नौजवानों से अपील करना चाहता हूं कि वो भी जो है अशफाकुल्ला खान, भगत सिंह, अंबेडकर और वो जो है गांधी, नेहरू और जो है सुभाष बाबू बन करके एक हो जाएं। वो धर्म के नाम पे, जात के नाम पे बंटना बंद कर दें, और ताकि जो है ये जो सरकारें हैं, ये जो नेता हैं, ये लोग जो है सीधे राह पे आ जाएं। सर आपने हिंदुस्तान में आए इस समय सब मुद्दों को आपने टच किया, लेकिन पूरे भाषण में आपने जवानों का कहीं नाम लिया। अभी चाइना से हमारा रिश्ता उतना अच्छा है नहीं, जो हमारे 20 जवान गलवान घाटी में मारे गए थे, तो जो जवानों पे परेशानी आ रही है उसके बारे में आपने लोगों को नहीं बताया। देखिए मेरे दोस्त, काबिल दोस्त, पुलवामा अटैक होता है, इसी सरकार में होता है, उसकी जांच जो है आज तक नहीं होती है।
और रही बात चीन के साथ बात की, तो चीन के जब हुआ तो हमारे जो है प्रधानमंत्री जी कहते कि वो हमारी सीमा में नहीं घुसे थे। ठीक है, तो इससे अब अंदाज़ा लगाइए कि क्या हमारे जो जवान थे वो उनकी सीमा में जाके घुसपैठ कर रहे थे, हमारे जो जवान है वो बदमाश थे। इसका मतलब प्रधानमंत्री का कहने का यही मतलब मेरे को लग रहा है। एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैंने ये कहा कि आप पूरे भाषण में कहीं भी जवान का नाम इस्तेमाल नहीं किए। अरे जवान की बात तो तब आएगी, चीन और पाकिस्तान की बात तब आएगी जब मेरे पेट में दाना होगा, जब मेरा बच्चा शिक्षित होगा, वो तब बाद की बातें हैं ना। मेरे तो यहाँ पे अगर मान लो चीन या पाकिस्तान क्या आके करेगा, अभी तो हमारे नेता लोग जो है चीनी और पाकिस्तानी बने हुए हैं, तो हमारे अंदर सुरक्षा नहीं रहेगी तो फिर। और दूसरी बात, विजेंद्र संगठन नहीं है, विजेंद्र व्यक्ति है, और वो जब बात कर रहा होगा कुछ चीज़ें छूटेंगी, कुछ चीज़ें बढ़ेंगी। किसी ने मेरे को कहा कि भाई क्या नाम आप जनसंख्या पे क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो विजेंद्र ने कहा कि भाई विजेंद्र सारी चीज़ों पे नहीं बोल सकता है, वो ग्रंथ नहीं है, वो एक छोटी सी जो है किताब है जिसमें से बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो जवान हो सकता है छूट जाएं, हो सकता है क्या नाम है जवानों का जब जिक्र आए तो वहाँ रोजगार की बात आई। ठीक है जी। नेशनल क्राइम ऑफ रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट है कि 10 साल के यूपीए के शासन में उतने सैनिक नहीं मारे जितने अभी 6 साल में नरेंद्र मोदी, दामोदर दास मोदी के होते हुए शासन में उतने सैनिक मारे हैं। वो भी बिना युद्ध, बिना युद्ध नहीं, आप उसको जानबूझकर कह लीजिए तो इसमें किसकी गलती है? तो ये आंकड़ा जो है बहुत डिफरेंस है उसका 10 साल यूपीए का। और दोस्त मैं साफ साफ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लोग बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। जहाँ चुनाव आएगा, जैसे चुनाव आएगा, जब भी उसको जीतने की बात आएगी तो हमारे काबिल जो नौजवान हैं, जो किसी गरीब के, किसान के, मजदूर के जो बेटे हैं, उनकी बलियाँ इसी तरीके से दी जाएंगी, और वो दी जा रही हैं, जो कि बहुत दुखद है। मुझे खेद है, मुझे दर्द है, परंतु मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मैं जो है पावर में नहीं हूँ। जी, आप पावर में होते तो इन चीज़ों का आंकड़ा कम होता। अगर मैं पावर में होता तो मैं कह रहा हूँ एक बार नायक बना के देखिए एक दिन का। नहीं तो नायक बनाना मेरे हाथ में नहीं है ना। आप नायक भी जो कम से कम हरियाणा राज्य से बन रहे हैं, तो आप बिहार में ये ऐलान कर रहे हैं। नहीं, मैं बिहार से बनना चाहता हूँ ना, हरियाणा छोटा है, मेरी महत्वाकांक्षाएं जो है बड़ी हैं, तो मैं बिहार जो बड़ा है तो बड़े स्टेट का जो है नायक बनना चाहता हूँ। तो सर आप तो एनआरसी भी आ रही है, और आप तो ये भी कानून कहा गया है कि आपको किसी शासन में अगर किसी राज्य में अगर राजनीतिक पारी अपनानी है तो पहले उस राज्य का नागरिक होना जरूरी है। तो आप पहले बिहार की नागरिकता कैसे लेंगे? बिहार से नागरिकता कैसे लेंगे भाई मेरे? मैं मोदी से, शाह से और योगी से कहूँगा कि जिन घरों में बाढ़ आ गई है, जिन घर जो घर बाढ़ में डूब गए हैं, वहाँ कागज दबे हुए हैं, मेरे भी रखे हुए हैं, प्लीज़ जाइए, गोता लगाइए, ढूंढ के जो है ले आइए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए विजयन साहब। आपने एक के बाद एक सवालों का बड़े अच्छे तरीके से, बड़े इंटेलेक्चुअल स्पीच के तौर पे आपने जवाब दिया। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देख रहे थे देसी न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद तौकीर आलम, कैमरामैन गुलाम गौस के साथ ब्यूरो रिपोर्ट विजेंद्र आदम के कलम से सिमरी बख्तियारपुर के उर्दू मिडिल स्कूल लक्ष्मीनिया, देसी न्यूज़। शुक्रिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।